यदि आपका भी सीयूटी फिजिक्स का एग्जाम में भी बाकी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैंने लेटेस्ट 2026 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन और लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन का मिक्स कंपाइलेशन लेकर आया हूं। देखिए, स्टार्टिंग में लेटेस्ट 2026 के क्वेश्चन लिए हैं और इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए लास्ट 4 ईयर्स के। देखिए, इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। इस पीडीएफ को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी जैसे ही 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरे को बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है कि सच में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी मेहनत पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो आपके भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर किया करो। देखिए, ये जो 50 पेज की पीडीएफ तैयार की है, इस पीडीएफ को हम वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पीवाईक्यू और लेटेस्ट 2026 के क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़कर और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया है और उनका टॉप सॉल्यूशन नीचे प्रोवाइड कर दिया है। आपको क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको मैं तुरंत टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, आज का पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब वायु को स्थिर के परावैद्युत माध्यम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो दूरी द्वारा पृथक किए गए दो आवेशों के बीच अधिकतम आकर्षण बल होता है। तो आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, माध्यम में बल, अप माध्यम में बल क्या होता है, तो अप निर्वात या वायु में बल बटा के, यानी कि आवेशों को किसी माध्यम में डाला जाता है तो लगने वाला बल के गुणा घट जाता है, के गुणा बढ़ जाता है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी कुछ भी नहीं बदलता, ऐसा नहीं होगा, के गुणा घट जाता है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हो जाएगा। क्लियर है? अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, आवेशों को माध्यम में डालने पर बल निर्वात की तुलना में घट जाता है। क्लियर है? ये देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज के टाइम्स। क्लियर है? इसमें कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अप माध्यम में बल पूछ लेता है और निर्वात में बल दे देता है। तो निर्वात में जो बल दे रखा है उसमें के का भाग लगा देना है। के क्या होता है, के अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे धातुओं के लिए के भी लिख सकते हो, परावैद्युतांक के भी लिख सकते हो, या फिर एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, परावैद्युतांक के भी लिख सकते हो इसको और एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे धातुओं के लिए के का मान या एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। ध्यान में रखना है, धातुओं के लिए कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ का मान कितना होता है, वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ का मान कितना होता है, तो वायु के लिए 1 होता है। अब देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान से सुनना, यदि आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख दी जाए तो लगने वाला बल क्या होगा। धातु की प्लेट रख दी जाए तब लगने वाला बल क्या होगा, तो माध्यम में लगने वाला बल क्या होता है, अप निर्वात या वायु में लगने वाला बल बटा के। अब धातु क्या है, चालकों के लिए, धातु के लिए, या फिर ऐसे बोल देना चालक प्लेट रख दी जाए तब बल क्या होगा, तो चालकों के लिए, धातु के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर या के का मान इनफाइनाइट, तो अप बटा इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट का भाग जब लगाओगे, किसी में भी इनफाइनाइट का भाग लगाने पर कितना आता है, 0। तो ध्यान रखना, जब भी
चालक प्लेट रख दी जाती है तो लगने वाला बल शून्य हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ोगे, चैनल को पूरा सपोर्ट करोगे, अपने भाई को सपोर्ट करोगे, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको टॉप से टॉप कंटेंट एक एक क्वेश्चन को क्लियर करवाते हुए चलूं। क्लियर हुआ? बाकी कूलॉम का नियम तो आप जानते ही हो और मैंने सॉल्यूशन में भी प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। कूलॉम के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अब क्या होता है? K(Q1Q2) बटा आर स्क्वायर। ध्यान रखना, K(Q1Q2) बटा आर स्क्वायर। के कोई आप लिख सकते हो, के कोई आप क्या लिख सकते हो? 1/4πε0। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। भूलने नहीं दूंगा, एक एक पॉइंट को रिवाइज करवाते रहूंगा। 9 × 10⁻9। ध्यान रखना, इसमें आवेशों का क्या लेते हैं? परिमाण लेते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपको -Q आवेश दे रखा होगा ना, -3 कूलॉम आवेश, फिर भी आपको प्लस ही लेना है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ध्यान रखना, कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ध्यान रखना, कूलॉम का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। अब देखिए, ये तो निर्वात या वायु में बल हो गया। माध्यम की बात की जाएगी तो क्या करेंगे? माध्यम की बात की जाती है तो जो एप्सिलॉन नोड है इसको K से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर आप एप्सिलॉन R से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। K से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एप्सिलॉन R से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए, ध्यान देना, अब 1/4πε0 Q1Q2 बटा आर स्क्वायर, ये क्या था? ये तो आपका आप वायु में बल था ना, तो ये इसे लिख दिया F बटा K। तो माध्यम में बल क्या हो गया? अब निर्वात या वायु में बल बटा K हो गया। क्लियर है? अतः आप देख ही सकते हो कि माध्यम में रखने पर बल का मान K गुना घट जाता है, K गुना कम हो जाता है। क्लियर है? एक एक स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, ध्यान देना, यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। K का मान आपको अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हो सकता है। परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो आपको मान रखना है डायरेक्ट, और वायु में बल का में भाग लगा देना है। समझ में आ गया? साथ में एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना, कई बार इस प्रकार डायरेक्ट संबंध पूछ लेता है। एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन = क्या होता है? एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, और कैसा लगा टॉप सॉल्यूशन? यदि टॉप सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि आपका सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा, डबल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार उड़ाते हैं, और इस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन से नहीं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर वाले एक समान आवेशित गोलीय कोष, एक समान आवेशित गोलीय कोष है, एक समान आवेशित गोलीय कोष है, यानी कि इस प्रकार आवेश है इस पर गोलीय कोष। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई? इसने त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये लिख दिया है 10 सेंटीमीटर। के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत विभव है 120 वोल्ट। पृष्ठ पर विभव कितना दे रखा है? इसके पृष्ठ पर विभव दे रखा है 120 वोल्ट। क्लियर है? पृष्ठ पर विभव है 120 वोल्ट। कोष के केंद्र पर विभव पूछा है, और केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्रमशः विभव क्या क्या होगा। कहने का मतलब है आपको एक तो पूछा है कोष के केंद्र पर विभव, फिर आपको पूछा है केंद्र से यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, और 5 सेंटीमीटर की दूरी के विभव के बाद में इससे पूछा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, यानी कि यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव। तो सबसे पहले हम केंद्र पर विभव निकालते हैं। केंद्र पर विभव, अब देखिए गोलीय कोष अथवा चालक गोला होता है, उसके सतह पर और केंद्र पर विभव समान होता है। ध्यान रखना, जितना विभव सतह पर है, गोलीय कोष के जितना विभव सतह पर है उतना ही विभव गोलीय कोष के अंदर होगा। सतह पर विभव कितना है? सतह पर विभव है 120 वोल्ट।
सतह पर विभव कितना है 120 वोल्ट। तो सतह पर 120 वोल्ट है, इसका मतलब अंदर भी विभव कितना होगा, केंद्र पर विभव कितना होगा 120 वोल्ट। तो ए ऑप्शन में ही दे रखा है 120 वोल्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन से क्लियर करवाना है, बाकी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 120 वोल्ट है नहीं, तो ए में ही है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें हर एक टाइप्स को कवर करना है, इसके तीनों के तीनों पॉइंट को क्लियर करना है। केंद्र पर विभव कितना आ गया 120 वोल्ट। क्यों आया? क्योंकि गोलीय कोश के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही उसके केंद्र पर होता है, उसके अंदर होता है। क्लियर है? अब देखिए, बात करते हैं सतह पर। सतह पर विभव कितना है? केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बात करते हैं। अब 2 नंबर पॉइंट पूछा है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह है केंद्र और यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है वो इस गोलीय कोश के अंदर ही तो आ गया, गोलीय कोश के अंदर ही आ गया। इसका मतलब है अंदर तो विभव जितना सतह पर विभव है उतना ही होगा। इसका मतलब केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव कितना होगा 120 वोल्ट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्लियर है ना? अरे क्लियर कैसे नहीं होगा, आपका भाई जब अच्छी तरीके से दिल से मन से क्लियर करवाएगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला तो जब भी गोलीय कोश के भीतर है, केंद्र पर है, केंद्र पर विभव कितना होगा जितना सतह पर है उतना ही। दूसरा इसने कहा कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। बताओ भाई, हमने देखा यहां तो है केंद्र, चलते हैं केंद्र से 5 सेंटीमीटर देखते हैं कहां तक आता है। देखा कि 5 सेंटीमीटर तो आ गया, वापस पुनः गोलीय कोश के अंदर ही आ गया, क्योंकि त्रिज्या है इसकी 10 तो इसकी त्रिज्या है, उससे कम दूरी पर आ गया। इसका मतलब बिंदु गोलीय कोश के अंदर है। गोलीय कोश के अंदर तो विभव समान होता है, तो 120 वोल्ट ही हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब चलते हैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब चलते हैं केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो केंद्र से ये हो गया केंद्र, यहां आया 5 सेंटीमीटर, बिंदु अंदर था कोई बात नहीं। ये आ गई सतह, सतह पर इसने दिया 120। अब 15 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर से अधिक ही होगा, यहां से यहां तक तो 10 सेंटीमीटर ही आई है। हमें चलना है 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से बाहर चलो, ये लो 5 सेंटीमीटर यहां और आ जाएगा। बिंदु आ गया गोलीय कोश से बाहर। बिंदु कहां आ गया है? गोलीय कोश से बाहर। अब देखिए, बिंदु गोलीय कोश से बाहर है तो विभव का सूत्र क्या है? सतह पर विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर KQ बटा कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्या R है तो KQ बटा कैपिटल R हो जाता है। अब अंदर विभव कितना होता है? जितना सतह पर विभव है ना KQ बटा R, उतना ही अंदर हो जाता है, ध्यान में रखना। क्लियर है? अब बिंदु सतह से बाहर है, इसका मतलब है V बराबर KQ बटा स्मॉल r। स्मॉल r वो है जहां तक हम बिंदु लेते हैं, जैसे केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु ले रहे हैं। जो बिंदु केंद्र से बाहर है ना, तो ये स्मॉल r वही है केंद्र से जहां पर आप बिंदु ले रहे हो। तो ये हो गया KQ बटा R जब बिंदु बाहर है। बिंदु जब बाहर होता है ना, तो ध्यान रखना ये दूरी के साथ चेंज होता रहता है। बिंदु बाहर है ना, तो ये दूरी के साथ है वो चेंज होता रहता है। सतह पर और अंदर नियत है विभव, सतह पर और अंदर नियत है, बाहर चेंज होता है दूरी के साथ। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, इसको आसान करने के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट देता ना, Q का मान दे देता ना, यहाँ पर Q का मान दे देता, और जितनी दूरी पर, जैसे R बराबर 15 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो आप डायरेक्ट आवेश का मान रख के K का मान 9 × 10⁻9 लिख के और R का मान 15 सेंटीमीटर लिख देते कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लिया है, तब आप विभव KQ बटा R से निकाल सकते थे। लेकिन हमें इसने सतह पर विभव दिया है, केवल सतह पर विभव दिया है, बाकी आवेश का जिक्र नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, हम तो बड़े चालाक है, R बटा R से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। R बटा R से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। करवा दिया R बटा R से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा ना अच्छी तरीके से। अब हम V आउटसाइड ही तो निकाल रहे हैं, ये लो आउट लिख दिया, V आउटसाइड निकाल रहे हैं। अब देखिए KQ बटा R, KQ बटा R, ये KQ बटा R कहां पर है? ये तो देखो यहां पर मैंने लिखा था ना, सतह पर विभव होता है, सतह पर विभव होता है, तो ये लिख दिया KQ बटा R को मैंने लिख दिया V सतह लिख दिया। क्लियर है? इनटू, ये इनटू लगा दिया, कैपिटल R
आर, कैपिटल आर क्या है? त्रिज्या है, बट्टा स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? जहां तक आपने बिंदु लिया है, जैसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लिया है, इसीलिए स्मॉल आर के स्थान पर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। वी आउटसाइड विभव निकालते हैं। वी सतह पर लिखते हैं। वी सतह पर विभव कितना था भाई? वी सतह पर इसने खुद ने दिया था 120 वोल्ट, ये लिख दिया हमने 120 वोल्ट। मजा आ रहा ना? मजा तो आएगा, बिल्कुल मजे से ही करेंगे क्वेश्चन को, कोई ऐसे थोड़ी है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबको फोड़ देंगे बिल्कुल। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, ये लो 10 सेंटीमीटर लिख दिया। बट्टा स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब जहां तक बिंदु लिया है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया है, 15 लिख दिया। अब पाड़ा तो आप ही बोलोगे, पाड़ा याद कर लेना भाई, मैंने तो 30 तक याद कर रखे, आपने कहां तक याद कर रखे हैं? देखो 120 में 15 का भाग लगाओ, 15 × 120, 15 × 120, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8 × 80, ये लो 80 वोल्ट। किस में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा था। क्लियर हुआ? कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन? यदि टॉप सॉल्यूशन लगे ना तो अपने भाई को एक सब्सक्राइब जरूर देकर जाना, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही, आप जो सब्सक्राइब करते हो वही मेरे को मोटिवेट करता है। देखिए इसका इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। अब इसका सॉल्यूशन नीचे मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ से पढ़ेंगे उनको हेल्प हो जाएगी। देखिए इतनी मेहनत तो काफ़ी लग जाती है इनको सॉल्यूशन टाइप करने में। मेरा टारगेट था कि मॉर्निंग में ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं, लेकिन इन्हें तैयार करते करते फिर टाइम लग गया। एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर केंद्र से लेकर सतह तक विद्युत विभव का मान वही रहता है जो इसकी सतह पर होता है। केंद्र से लेकर और सतह पर विभव समान होता है। वी सतह पर विभव 120 वोल्ट है, तो केंद्र पर विभव कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर विभव, चूंकि ये आर बराबर 10 सेंटीमीटर के अंदर है, यानी त्रिज्या 10 है, बिंदु ले रहे हो 5 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब अंदर है, अंदर विभव नियत है 120 वोल्ट हो जाएगा। गोलीय कोश के बाहर विभव, यानी कि आपने बिंदु 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर लिया ना, 15 सेंटीमीटर पर लिया है, इसका मतलब है बिंदु बाहर है, बाहर दूरी के साथ चेंज होता है, v समानुपाती होता है 1/r। अब देखिए v आउटसाइड क्या हो जाएगा? v सरफेस इंटू r/r। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको नोट करवाई दिया है। कैपिटल R/r मान रखा तो हमें प्राप्त हुआ 80 वोल्ट। क्लियर है? अब देखिए विभव का फॉर्मूला और इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, तो हमें विद्युत क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। यहां पर मैं करता हूं इस क्वेश्चन की बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर। यदि आपको पूछ ले आवेशित गोलीय कोश है, आवेशित गोलीय कोश है, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो भीतर आवेशित गोलीय कोश के सतह पर विभव है, वो विभव तो सतह पर और अंदर नियत था, लेकिन विद्युत क्षेत्र एक समान आवेशित चालक गोला हो, गोलीय कोश हो, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। विद्युत विभव नॉट इक्वल 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अब पूछ ले आपके सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है KQ/r²। क्लियर है ना? KQ/r²। ये त्रिज्या ले रहे हैं तो आप कैपिटल R² ले सकते हो, KQ/r²। बाहर विभव कितना, विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सॉरी विभव बार बार बोल रहा हूं। देखो विद्युत क्षेत्र बाहर कितना होगा? बाहर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/r², यानी कि जितनी दूरी पर बिंदु ले रहे हो वो हो जाता है। अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है? अंदर विद्युत क्षेत्र होता है 0। तो ये पॉइंट आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी तरीके से याद होने चाहिए कि KQ/r² सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, बाहर विद्युत क्षेत्र KQ/r² होता है, यानी ये r क्या है? दूरी है, और अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। चालक गोले की बात की जा रही है, चालक गोले की, क्योंकि इसके सतह पर आवेश होता है ना, अंदर जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहां से होगा? और विभव की बात करें तो विभव अंदर, और विभव कितना होता है? विभव नियत होता है, सतह पर जितना होता है उतना ही अंदर होता है, जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर होता है। और कितना होता है? KQ/r। बाहर कितना होता है? तो KQ/r। क्लियर है?
समझ में आया? यदि आपको ग्राफ बनाना हो तो किस प्रकार बनाओगे? पूछ ले दूरी के साथ वक्र बनाओ। जैसे आपको कह दे एक और विद्युत क्षेत्र ले ले, एक और दूरी r ले लेते हैं, इनके मध्य वक्र बनाना है तो 3 पॉइंट ले लीजिए। एक तो स्मॉल r जहां पर आप बिंदु ले रहे हो वो त्रिज्या से छोटा हो, जैसे ये गोला है उसकी त्रिज्या r है, उससे कम दूरी पर बिंदु लिया जाता है। इसका मतलब है कि बिंदु एक समान आवेशित गोले के अंदर है, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, तो कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और स्मॉल r इक्वल टू r हो, जब बिंदु स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसका मतलब बिंदु कहाँ है? सतह पर है। बिंदु सतह पर है तो विद्युत क्षेत्र कितना आता है? तो सतह पर विद्युत क्षेत्र नियत आता है KQ बटा R स्क्वायर होता है, KQ बटा R स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। अब बिंदु जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा हो, यानी कि बिंदु है वो चालक गोले से बाहर हो, तो क्या होता है? ये इस प्रकार वक्र होता है, E है वो R स्क्वायर के साथ चेंज होता है। तो आपको ये वक्र भी पता होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। टॉप सॉल्यूशन पसंद आए ना तो अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, आपके कारण पॉसिबल है। यदि आप चाहोगे तो 1 के सब्सक्राइबर जरूर, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप कंप्लीट करवा दोगे। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ते हैं, चुंबकीय अभिवाह फाई है। कहने का मतलब है चुंबकीय अभिवाह क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, अलग अलग वर्ड यूज होते हैं इसलिए मैं सभी प्रकार के यूज कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चुंबकीय फ्लक्स, इसका सबसे पहले बताना है ये राशि कैसी है? अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, कैसी राशि होती है, क्या इसका मात्रक होता है? बड़ा ही गजब का मात्रक होता है। सबसे पहले इसके 2 मात्रक बताए मैंने। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, इसका 2 मात्रक बताए हैं। पहला वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक वेबर, ध्यान में रख लोगे, वेबर होता है। लेकिन इसका दूसरा मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी राशि आई हो तो उसके सभी मात्रक आपको पता होना चाहिए। दूसरा मात्रक हम कैसे निकाले भाई? हमें तो फॉर्मूला पता है सर, हम फॉर्मूले से अभी निकाल देंगे। फाई बराबर है BA। आपको किसका मात्रक निकालना है? फ्लक्स का मात्रक, फाई का मात्रक निकालना है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद करो, टकला यानी कि टेस्ला। टेस्ला हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये लिख दिया टेस्ला। ए होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी किसका मात्रक होता है? फ्लक्स का मात्रक होता है। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी मात्रक होता है और वेबर भी मात्रक होता है। जो ऑप्शन में लिखा होता है वही करेक्ट कर देंगे। अब बात करते हैं ये कैसी राशि है। तो चुंबकीय फ्लक्स एक होती है अदिश राशि। ध्यान में रखना, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अरे क्यों होती है? क्योंकि ये 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल होता है, इसलिए ये एक अदिश राशि होती है। आपको ध्यान में रखना है चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। क्लियर है? इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है विभव कैसी राशि होती है? तो विभव भी एक अदिश राशि होती है। अब इस ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर? जिस ऑप्शन में दे रखा होगा अदिश राशि और टेस्ला मीटर स्क्वायर मात्रक। अदिश राशि तो इसमें ही दे रखा है, लेकिन ऐसा ही मात्रक इसने सही नहीं दिया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। ये तो गलत है। या तो केवल वेबर दे देता तब सही कर देते, या टेस्ला मीटर स्क्वायर दे देता तब सही कर दे, लेकिन इसने तो गलत ही दे दिया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन आपका भाई आपको बैठने नहीं देगा। बताओ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है? बताओ किसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर? चलो सीखते हैं किसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक हो गया वेबर, इक्वल टू मीटर स्क्वायर का भाग लगा दो। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? टेस्ला के। यानी कि ये किसका मात्रक हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया। तो ध्यान में रख लेना, हमारे क्या है, हम तो ऑप्शन की भी चिराफाड़ी कर देंगे। ऑप्शन में दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हमने तुरंत याद कर लिया ये टेस्ला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक कई बार ऐसा भी आ सकता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक होता है? ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र का आया तो मैं विद्युत क्षेत्र का बिना बताए नहीं जा सकता। विद्युत क्षेत्र
ई के दोनों मात्रक बताओ, दोनों बताओ मेरे को। एक तो होता है देखो न्यूटन प्रति कूलाम, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ध्यान में रखना है, विद्युत क्षेत्र के मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी ध्यान में रखना है और वोल्ट प्रति मीटर भी ध्यान में रखना है। अब इसका तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया, अदिश राशि टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसमें नहीं था, अदिश राशि थी, मात्रक सही नहीं था, इसमें सदिश राशि ये भी नहीं होगा, ये होती है अदिश राशि, ये रहा अदिश राशि हो जाएगी, ऐसा ही मात्रक हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा सॉल्यूशन? यदि अच्छा लगा ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो यही मोटिवेशन मिलता है मेरे को, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सच में दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स है ना, उनके नाम में लूंगा, जैसे सतीश मौर्य, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मजा आ जाता है उन कमेंट्स को पढ़ता हूं ना मैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है, इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, सॉल्यूशन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना वैसे ही टाइप किया है, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो बार बार, जैसे पीडीएफ से पढ़ते हो ना दोबारा। तब फाई बराबर बी ए होता है, सदिश राशियां, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या हो जाता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है, फाई बराबर बी ए, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो बी के स्थान पर आप टेस्ला, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख देना। वेबर भी कहते हैं इसे, इसे क्या कहते हैं, वेबर भी कहते हैं। विकल्प 1 में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, जो किसका मात्रक होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्लियर है, समझ में आ गया ना? तो ध्यान में रखना आपको, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं ना तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये वीडियो कंप्लीट देखोगे ना, काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोरिंग तो मैं होने ही नहीं दूंगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उठा लीजिए नोटबुक पेन और साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियाइड का युग्म समभारिक है? क्या होता है समभारिक, क्या होता है समस्थानिक, इनको क्लियर करते हैं, दोनों कंसेप्ट क्लियर करते हैं। समभारिक, समभारिक का मतलब है परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं समभारिक। परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अब देखिए कोई भी तत्व ऐसे लिख सकते हैं, जेड एक्स ए। जेड क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो ए क्या होता है, समान होता है समभारिक में, द्रव्यमान संख्या ए क्या होती है, समान। जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार ऊपर वाली संख्या समान होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें है क्या, 2 और 3 अलग अलग है, ये तो नहीं होगा। 3 समान है, द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब ये क्या है, समभारिक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? और किसी में तो नहीं है ना, देखो और किसी में भी नहीं है, इसमें 4 में 179, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें अलग अलग है। केवल बी ऑप्शन में दे रखा था जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है वो होते हैं समभारिक। अब बताइए मेरे को समस्थानिक क्या होते हैं, अब मेरे को बताइए समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें कहते हैं समस्थानिक। क्लियर है? बताओ 1-2 समस्थानिक के उदाहरण, जैसे आपको बताएं 1H1 1H2 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ना। अरे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तीनों समस्थानिक याद रखा करो। हाइड्रोजन के समस्थानिक बताओ कौन कौन से हैं, तीनों समस्थानिक याद होने चाहिए, 1H1 1H2 और 1H3, तीनों याद रखने हैं। इनके नाम भी याद होने चाहिए। पहला है प्रोटियम, इसे क्या कहते हैं, प्रोटियम। और ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है, ये क्या है, ड्यूटेरियम है। और ये क्या है, ये है ट्रिटियम, ट्रेट्रियम।
क्लियर है? इतने से ही काम नहीं चलेगा, पूछ लेता है हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। ऐसे क्वेश्चन करवाते ना मजा आ जाता है बच्चों को, बस पढ़ने वाले आप जैसे बच्चे चाहिए मेरे को। देखिए ऐसा कौन सा समस्थानिक हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव होता है, तो वो यही है, यहां पर छुपा हुआ है ना, ट्रिटियम। ये ट्रिटियम होता है, यही समस्थानिक कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्लियर हुआ? कैसा लग रहा है ये सॉल्यूशन? टॉप सॉल्यूशन लगे ना, मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम इस मंथ के अंदर कंप्लीट करवाने हैं हमें 1 के सब्सक्राइबर, ताकि इसका वॉच टाइम काउंट हो जाए। अदरवाइज 1 साल होने के बाद में क्या होता है कि वॉच टाइम काउंट नहीं होता है, बाकी सब्सक्राइबर हमारे रहते ही हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? इसमें हमने 2 कंसेप्ट को जाना है, एक तो जाना है समबारिक, एक समस्थानिक। समबारिक क्या होते हैं? जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी कि ZXA इस प्रकार तत्व लिखते हैं, इसका मतलब A समान होना चाहिए द्रव्यमान संख्या। समबारिक पूछा था, इसमें समान था, 3 समान था, इसका मतलब ये आंसर हो गया। फिर मैंने बताया समस्थानिक क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों में मैंने एक उदाहरण भी बताया है, जैसे समस्थानिकों में इनमें देखो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है, 1H1, 1H2, 1H3। इनके हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक बताइए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें से ट्रिटियम क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना अच्छी तरीके से? यहां पर भी आपको ध्यान में रखना है एक पॉइंट और, कोई भी तत्व को इस प्रकार रखते हैं ZXA, तो पूछ लेता है प्रोटॉनों की संख्या, तो Z होता है प्रोटॉनों की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ ले, तो जैसे कोई भी तत्व ले लो, एक क्लियर करते हैं, इसको समझते हैं। इसमें पूछ ले आपको Z का मान कितना है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, आप बताओगे दोगे तुरंत कितना है, यहां पर कितना है 79, तो ये हो जाएगा Z का मान। पूछ ले द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो इसमें ऊपर वाला क्या है, A कितना है, A 179, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 179। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पूछ ले न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है A माइनस Z, यानी A में से Z को घटा दो, A कितना है 179 माइनस 79, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है 100 आ जाएगी इसमें। क्लियर हुआ? सभी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए ना? क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन का इतना गजब सॉल्यूशन करेंगे कि आपको पूरे यूट्यूब पर इसी चैनल पर मिलेगा, मेहनत के साथ बिल्कुल। ये आपको इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा 3 परमाणु भार समान, द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब ये समबारिक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। समबारिक वे परमाणु या न्यूक्लियाइड जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन क्रमांक Z भिन्न भिन्न होता है। ये देखिए 1H3 ट्रिटियम की द्रव्यमान संख्या 3 है, और एक 2H3 इसकी द्रव्यमान संख्या 3 है, दोनों समान थी, इसीलिए समबारिक है। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को काफी अच्छा लगता है, तो इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और मजे से अपने भाई के साथ पढ़ते रहिए। टॉप से टॉप क्वेश्चन हम मजे से सोल्व करेंगे, पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चन है वो हर टाइप्स के, ये अब जब क्वेश्चन आया है तो इसमें आप देखना अल्फा, बीटा, गामा तीनों के तीनों जो आपके क्षय हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, ये तीनों क्लियर हो जाने वाले हैं। आपको सूची 1 को सूची B से मिलाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले देखते हैं A को, देखते हैं हमें इस ओर दे रखा है अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय, तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले कोई भी तत्व होता है किस प्रकार लिखते हैं, जैसे ZXA। क्लियर है? जब भी अल्फा क्षय की बात आती है, जब भी अल्फा क्षय की बात आती है तो हम क्या करते हैं, अल्फा क्षय में क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर देते हैं और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देते हैं। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर देते हैं और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर देते हैं, तब हो जाता है अल्फा क्षय। और इसके साथ ही एक पॉइंट ध्यान में रखना, अल्फा क्षय जब होता है तो द्विआयनित हीलियम कण उत्सर्जित होते हैं। कई बार ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे मैं थ्योरी बोल रहा हूं ना कि हीलियम कण उत्सर्जित होते हैं, तो ऐसे पूछ लेता है अल्फा क्षय में क्या उत्सर्जित होते हैं, तो द्विआयनित हीलियम कण। अब देखिए जिस भी इन 4 में से दे रखा है जिसमें द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी, क्रमांक में 2 की कमी होगी, वो हो जाएगा आपका कौन सा क्षय, अल्फा क्षय हो जाएगा। तो सबसे पहले A को देखते हैं।
222 थे, यहां पर 218, कितने की कमी कर दी इसने, 4 माइनस कर दिए। परमाणु क्रमांक क्या देखते हैं तो 86 माइनस 2 कर दिए। इसका मतलब ये कौन सा अक्षय है, ये एल्फा अक्षय। देखो 222 में से 4 घटाने पर कितने रहते हैं, 218 रहते हैं। 86 में से 2 घटाने पर कितना रहता है, 84 रहता है। इसका मतलब है कि इसमें तो वह एल्फा अक्षय कहां पर है भाई, एल्फा अक्षय कहां गया, एल्फा अक्षय है 3 नंबर में, ये मिल जाएगा 3 नंबर से। क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छी तरीके से। अब देखिए एल्फा अक्षय को हमने समझ लिया है। वैसे ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, जिसमें ए में थर्ड मिलाया हुआ है वही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मैं आपको हर एक चारों की चारों बताऊं। बाकी जिस भी ऑप्शन में ए से थर्ड मैच खा रहा है वही आप करेक्ट कर देना। यदि 2 मैच कर रहे हैं तो बी को और देख लेना, इतने में ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम सबको सीखते हैं ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में आप क्या करोगे, डायरेक्ट ए का थर्ड देखा वह है तो वह कर दो, या फिर बी का और देख लेना फिर। अब देखते हैं बी को, बीटा अक्षय क्या होता है। बीटा अक्षय क्या होता है, बीटा अक्षय में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस में क्या उत्सर्जित कण होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। बीटा प्लस जब होता है तो इसमें क्या उत्सर्जित होते हैं, तो इनमें पॉजिट्रॉन। इनमें क्या होते हैं, इनमें पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये कण आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेता है बीटा माइनस में कौन से कण उत्सर्जित होते हैं, बीटा प्लस में क्या उत्सर्जित होते हैं, तो मैंने बता दिया बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब देखिए जब भी बीटा माइनस होता है, बीटा माइनस होता है तब क्या करोगे, जब भी बीटा अक्षय होगा तो एक तो आपको ध्यान में रखना है इनकी जो द्रव्यमान संख्या है ना ए, जो इसका द्रव्यमान संख्या है ए वो नो चेंज रहेगा। बीटा अक्षय होगा तो क्या होगा, फिर से सुनना, ए है वो नो चेंज रहेगा, ए बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। लेकिन बदलेगा क्या, जेड। जब बीटा माइनस होगा तो आप क्या करोगे, जेड में 1 जोड़ दोगे। बीटा माइनस होगा तो जेड में 1 जोड़ दोगे। और जब भी बीटा प्लस होगा, बीटा प्लस होगा तो पहली बात तो बीटा अक्षय हो रहा है, बीटा अक्षय हो रहा है, इसका मतलब ए तो आपका नो चेंज रहेगा। लेकिन जेड में बीटा प्लस होगा तो 1 माइनस कर देना। क्लियर है, समझ में आ गया, ए माइनस कर देना है। अब बी को देखते हैं। बी में देखो 214 था ए का मान, अरे ऊपर वाला ए का मान है, नीचे वाला जेड का मान है, यहां पर 214 ही रहा। इसका मतलब है कि ये एल्फा अक्षय तो नहीं हुआ है, ये हुआ है बीटा अक्षय। अब बीटा अक्षय में 83 से 1 जोड़ा गया है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, इसका मतलब इसका में हुआ है बीटा माइनस। बीटा माइनस होता है तो जेड में 1 जोड़ देते हो, 83 में 1 जोड़ दिया 84 आ गया, इसका मतलब बीटा माइनस होगा। बी वाले में बी हो जाएगा बीटा माइनस। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। तो आप ए और बी को देखकर भी करेक्ट कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर किसका लेता हूं ताकि क्लियर दिखाई दे, ये लीजिए। अब हम डी को देख लेते हैं पहले। डी में क्या है, देखिए द्रव्यमान संख्या ए 22 थी, 22 की 22 ही रही, इसका मतलब बीटा अक्षय तो हो रहा है, बीटा माइनस हो रहा है या बीटा प्लस हो रहा है उसको देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 11 से 10 हो गया, इसका मतलब है कि 1 कम हुआ है। 1 कम होता है तो क्या होता है, बीटा माइनस होता है तो 1 जोड़ देते हैं, बीटा प्लस होता है तो 1 घटा देते हैं। इसका मतलब इसमें बीटा प्लस हुआ है, 1 घटाया गया है। बीटा प्लस किस में है, 1 नंबर में है। अब सी बचा हुआ किस में हो जाएगा, चौथा नंबर का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें ए में तो दे रखा है थर्ड, ए में दे रखा है थर्ड, और बी में दे रखा है, बी में कौन सा था, बी में सेकंड, और सी में कौन सा था, सी में फोर्थ। क्लियर है, तो आप 2 को देख लोगे ना, ए में थर्ड और बी में सेकंड। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में थर्ड दे रखा था, बी में क्या था, बी में हमारा सेकंड आया, तो ये भी नहीं होगा। ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। डी में क्या आया था, अरे डी में अभी मैंने निकाला था ना कि डी में क्या था, फर्स्ट था, ए में थर्ड था, बी में सेकंड था और सी में चतुर्थ था। क्लियर है,
समझ में आ गया? ये बी ऑप्शन में ही दे रखा था, तो हमारे 4 ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये देखिए विस्तृत हल दे दिया मैंने। यदि पसंद आ रहा है ना वीडियो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है ना, अपने भाई को पूरा सपोर्ट करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा, गजब का टॉप क्वेश्चन के साथ। ये देखिए यहां परमाणु क्रमांक 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या 4 की कमी हुई है, इसका मतलब एल पक्ष से हुआ है, ए का थर्ड हो गया। यहां परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया, इसका मतलब बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं। यहां परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 2 बीटा कणों के उत्सर्जन हुए हैं। वहां पर 2 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 2 बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। यहां पर देखिए द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हुई है, परमाणु क्रमांक में 1 कम हुआ है, इसका मतलब बीटा प्लस। और कौन सा कण है? याद रखना पॉजिट्रॉन। बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अब एल्फा बीटा समझ लिया है तो ये गामा समझने में क्या ही लगता है, अच्छी तरीके से गामा को ही समझ लेते हैं। जब भी गामा क्षय होता है तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ये नो चेंज रहते हैं, और इनमें कण कौन सा उत्सर्जित होता है? तो इनमें फोटोन उत्सर्जित होते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जो विद्यार्थी यहां तक वीडियो को देखा ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता चले कि कितने स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। मजा ही आ जाता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर, और हर एक विद्यार्थी का कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा मैं, तुरंत के तुरंत रिप्लाई देता हूं। देखिए बहुत अधिक मेहनत करूंगा, यदि आप मेहनत करने वाले आप जैसे स्टूडेंट्स मिल जाए ना तो मजा आ जाता है पढ़ाने में। इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मैच करना है। न जाने कितनी बार इस टाइप्स के क्वेश्चन किए, यही रिपीट होंगे बार बार। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की त्रिज्या, फॉर्मूला क्या बताया मैंने त्रिज्या के लिए? 0.529 n स्क्वायर बटा जेड। क्लियर है? ये होता है त्रिज्या का फॉर्मूला, यानी त्रिज्या है वो n स्क्वायर के सीधे समानुपाती होती है। अरे भाई त्रिज्या n स्क्वायर के समानुपाती होती है, ये लो, ए में फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग। अरे कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि कोणीय संवेग n के समानुपाती होता है। भाई कौन से में है? बी का बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप ऑप्शन तो डायरेक्ट 2 को ही देखकर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनों का वेग, वेग क्या होता है? तो 2.2 इंटू 10⁶ जेड बटा एन, यानी कि एन के व्युत्क्रमानुपाती, एन के व्युत्क्रमानुपाती, सी का सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ऊर्जा का फॉर्मूला बताइए मेरे को, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन है 4 हो जाएगा। तो ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। सभी में ऐसे ही हो जाएगा, कोई ऑप्शन है क्या? ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में फोर्थ, यही हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुआ? एक एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का निपटारा कर रहे हैं, मजा ही आ जाता है टॉप क्वेश्चन कलेक्ट करने में। इतनी मेहनत का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप जब मोटिवेट करते हो ना सब्सक्राइब करके, तभी मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करना तैयारी स्टार्ट कर देता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो की। क्योंकि इतने पेज तैयार करने में आपको भी पता है कि 40-50 पेज तैयार करना और फिर पहले वाली फाइल्स को डिलीट करना, क्योंकि इसमें इतना स्टोरेज भी तो नहीं है कि 2 वीडियो इसके साथ एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक वीडियो ही रख सकते हैं, केवल एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वही रिकॉर्ड होता है। लेकिन आप जब सपोर्ट करोगे ना, पूरा सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपके लिए सबको टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको कहीं कमी लगे ना तो मेरे को सजेस्ट कर दिया करो कि सर आप यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को अलग से समझाइए, तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। थोड़ा सा हमारे पास कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं तो मैं थोड़ा सा तेज़ी से करवाता हूँ, क्योंकि समझाना भी तो ज़्यादा होता है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने आपको, ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। सॉल्यूशन तो वैसे भी मैंने आपको रटवा ही दिया है। त्रिज्या एन स्क्वायर बटा जेड के समानुपाती, कोणीय संवेग NH बटा 2 पाई, इलेक्ट्रॉनों का वेग जेड बटा एन होता है, इसका मतलब एन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है वेग, और कोणीय संवेग एन के समानुपाती होता है, और त्रिज्या एन स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्लियर है? ये जो PDF है वो बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए ऊर्जा एन स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन की खाल निकालते हैं, एक एक पॉइंट को इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने दूंगा, सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा, एक एक कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ 4-4 क्वेश्चन का निपटारा करेंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा कथन है सही नहीं है, तो हम तो जितने सही है उनको भी अच्छी तरीके से सही करेंगे और सही नहीं है उसको भी करेक्ट करेंगे। देखिए ए को देखते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि से मिलाया गया शुद्ध सिलिकॉन पी प्रकार का अर्धचालक बनाता है क्या। देखिए अर्धचालक हमारे होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये अर्धचालक है। कौन से समय में आते हैं, ये आते हैं 14वें समय में, बैठे रहते हैं, मजे करते हैं आराम से। अब जैसे ही इनमें 15वें समय की कोई भी अशुद्धि मिलाते हो, 15वें समय में क्या आता है भाई, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबे बिस्मत, ये आते हैं पूरे के पूरे, किस में आते हैं, 15वें समूह में। अब जैसे इनमें 15वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या होता है, हमें प्राप्त होता है एन प्रकार का अर्धचालक। कैसा, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। एन प्रकार के अर्धचालक की क्या विशेषता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अधिक। एन में क्या होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, और इनमें होल्स होते हैं, वो होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। क्लियर हुआ। अब कई बार आपको पूछ लेता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम में नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो आप डायरेक्ट कर देना हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। पूछ लेता है एन प्रकार के अर्धचालक में क्या बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो आप देखते ही बता दोगे एन प्रकार के में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं और होल्स होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इसी प्रकार जब भी 14वें समूह में सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक है, इनमें आप 13वें समूह की कोई भी अशुद्धि मिलाते हो, 13वें समूह में क्या है, तो 13वें समूह में अभी देखो कितने मजे से सीखते हैं, बैंगन, आलू, गोभी, इन्हें थैला। क्लियर है। तो इनमें जैसे ही बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब मिलाया जाता है, 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है आपको, 13वें समूह की अशुद्धि मिलाते ही पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। कैसा, पी प्रकार का। पी प्रकार के में क्या होते हैं, पी में होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, पी में होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पी प्रकार के में होल्स बहुसंख्यक आवेशवाहक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन को। अब इतना आपको पता चल जाएगा ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना आप क्लियर कर दोगे। त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी का मतलब है 13वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंचसंयोजी का मतलब है 15वें समूह की अशुद्धि मिलाई जाती है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने गया शुद्ध सिलिकॉन पी प्रकार का अर्धचालक बनाता है, बिल्कुल सही है। 13वें समूह की त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे तो पी प्रकार का ही प्राप्त हो रहा था। बी में एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। अरे कहाँ होते हैं, एन प्रकार में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स कैसे होते हैं, होल्स होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो ये है वो गलत आंसर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही था, लेकिन आंसर टिक कौन सा करेंगे, सही नहीं है वो सही करेंगे। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। अब बाकी तीसरा तो बिल्कुल सही है, पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल। पी में पोल यानी कि होल बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अल्पसंख्यक आवेशवाहक है। ये बिल्कुल सही था और ये भी डी भी सही था। हमें तो गलत था वो चेंज करना था, गलत है वो बी ऑप्शन गलत था, इसीलिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप इस प्रकार पूरा सपोर्ट करोगे ना चैनल को, मजा आ जाता है। सच में सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स ने अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं और कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, मजे आ जाते हैं इन कमेंट्स को पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि सच में बच्चे मेहनत करने वाले हैं। इनके लिए तो ऑफलाइन में भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन से भी ज्यादा सीरियस बच्चे मेरे को यहाँ पर मिले हैं, ये तो पता चल गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। ये जो चौथा कथन था ना,
उसको ध्यान से पढ़ना। चौथे कथन में दे रखा था कि किसी नेज अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ ही घटती है, तो यह कथन बिल्कुल सही था। कैसे? यह कथन बिल्कुल सही है। नेज अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसके सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होल मुक्त होते हैं। चालकता बढ़ने के कारण इनकी प्रतिरोधकता घटती है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना, यह बिल्कुल करेक्ट कथन था। देखिए हमें यही तो पूछा था, क्वेश्चन को वापस देख लेना। चौथा कथन था ये, किसी नेज अर्धचालक का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने के साथ घटती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेज अर्धचालकों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। ध्यान रखना, चालकता बढ़ती है लेकिन प्रतिरोधकता घटती है नेज अर्धचालकों की। अब देखिए आगे बढ़ती है। 8वां क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और सॉल्यूशन पसंद आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब करके चैनल को और अपने भाई को मोटिवेट जरूर करना है। आपके कारण ही पॉसिबल है। यदि आप चाहोगे ना तो 1 के सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचा दोगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। 2 बिंदु आवेश Q और -3Q 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन आवेशों के निकाय के कारण विभव शून्य होने वाले बिंदु Q से दूरी होगी। कहने का मतलब है 2 बिंदु आवेश है, बना देते हैं भाई 2 बिंदु आवेश। एक तो है यहां पर Q और एक है यहां पर -3Q। यहां पर इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको पूछा है निकाय के कारण विद्युत विभव शून्य होने वाले बिंदु Q की दूरी बतानी है। तो मान लिया यहां पर क्या है, यहां पर विभव शून्य है। हमने मान लिया कि यहां पर कोई बिंदु है, बिंदु P मान लो, और यहां पर विभव शून्य हमने माना है, और इसकी दूरी है वो यहां से x सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहां से x सेंटीमीटर की दूरी पर है तो पूरी दूरी 12 है। यहां से यहां तक की x हो गई तो 12 माइनस x हो गई बची हुई दूरी। क्लियर है? अब इस बिंदु पर हमने माना है कि इस बिंदु पर विभव शून्य है। इसका मतलब इस वाले आवेश के कारण विभव और इस वाले आवेश के कारण विभव दोनों का योग कितना हो जाएगा? शून्य। V1 + V2 कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बटा R। KQ बटा K। Q कितना है? Q बटा R कितना है? यहां से यहां तक की दूरी x, प्लस का साइन, ये लो प्लस का साइन, K V2 यानी इस वाले आवेश के कारण आवेश कितना है? -3Q। ध्यान रखना -3Q है तो विभव के लिए -3Q ही लेना है। जब कूलाम का नियम लगाते हो तब आप आवेश का परिमाण लेते हो, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है माइनस है तो माइनस लेना है और प्लस है तो प्लस लेना है। दूरी कितनी है? 12 माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जब इसको सोल्व करते हो इस वाले पार्ट को इधर भेज दो, इस वाले पार्ट को इधर भेज दोगे तो -3Q है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो देखो Q से तो वैसे भी Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/12 माइनस x। 3/12 माइनस x समीकरण आ जाएगा। x के स्थान पर कितना रखेंगे ये सेटिस्फाई हो जाए? मान रखकर देख लो। x के स्थान पर मैं 3 रखता हूं, देखते क्या होता है। x के स्थान पर 3 रखते हैं तो कितना आ जाता है? देखो 12 में से 3 घटाओ कितना आ जाता है? 12 में से 3 घटाने पर 9 आता है। 12 में से 3 घटाने पर 9 आता है। अब 3 और 9 कैंसिल हो सकता है 3 बार, यानी 1/3 आ जाएगा। इधर x बराबर 3 रखोगे तो 1/3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का मान आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बिंदु ले सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसका इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। मान लेते हैं कि आवेश Q से x दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में कुल विभव शून्य है। -3Q आवेश से उस बिंदु की दूरी हो जाएगी 12 माइनस x। जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था ना, यहां से यहां तक की x दूरी है, टोटल दूरी कितनी है? 12, तो ये दूरी हो जाएगी 12 माइनस x। V1 + V2 कितना हो जाएगा? 0। पहले आवेश Q के कारण विभव KQ बटा R, -Q आवेश के कारण विभव माइनस का कितना हो जाएगा? 3Q लेना आपको, KQ बटा R। अब इनको जब सोल्व करते हो तो आपके समीकरण प्राप्त होता है ये, और ये समीकरण सेटिस्फाई कब होता है? x बराबर 3 रखने पर, या फिर पक्षांतरण से भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है ना, तभी मेरे को पता चलेगा यहां तक वीडियो को कौन देख रहा है। जो स्टूडेंट्स यहां तक वीडियो को देखेंगे ना तो जरूर उनमें मेहनत करने का जुनून है उनमें एग्जाम में टॉप स्कोर लाने का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
एक को सूची 2 से मिलाना है आपको। जेनर डायोड, तो जेनर डायोड किसमें होता है? वोल्टता नियमांक के लिए। एलईडी ध्यान रखना रिमोट कंट्रोल में। डिस्टकारी, अरे डिस्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है डिस्टकारी। फोटोडायोड, फोटोडायोड होता है प्रकाश संकेतों का पता लगाने में। ध्यान रखना, पता चल गया ना, जेनर डायोड वोल्टता नियमांक में, एलईडी रिमोट कंट्रोल में, डिस्टकारी एसी को डीसी में बदलता है, फोटोडायोड प्रकाश संकेतों का पता लगाने में। अब जब डिस्टकारी आया है तो आपको ध्यान में रखना है अर्ध तरंग डिस्टकारी और दूसरा होता है पूर्ण तरंगी डिस्टकारी। अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या करता है? एसी के आधे भाग को ही डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, जबकि पूर्ण तरंग डिस्टकारी पूर्ण भाग को डीसी में कन्वर्ट कर पाता है। पूछ लेता है कई बार, यदि अर्ध तरंग डिस्टकारी में निवेशी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो निर्गत कितनी होगी, आउटपुट कितनी होगी? तो ध्यान रखना, अर्ध तरंग डिस्टकारी में निवेशी 50 है तो निर्गत भी 50 हर्ट्ज होगा। लेकिन वहीं पर यदि पूर्ण तरंग डिस्टकारी में यदि निवेशी आपकी 50 हर्ट्ज है, निवेशी 50 हर्ट्ज है, इनपुट 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है पूर्ण तरंग डिस्टकारी में निवेशी आवृत्ति यदि 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। ये तो हमने क्लियर कर ही लिए हैं। तो यहां पर देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए में तो हो जाएगा जेनर डायोड का वोल्टता नियमांक में, यानी ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड किस में है भाई? देखो ऑप्शन तो एक से ही क्लियर हो जाते हैं, इसमें भी नहीं होगा ए का सेकंड और बी का थर्ड, इसमें बी का थर्ड नहीं है, बी का थर्ड नहीं है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखिए मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। जेनर डायोड, इसका मुख्य उपयोग वोल्टता नियमांक में होता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका उपयोग रिमोट कंट्रोल में होता है। डिस्टकारी, इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। फोटोडायोड होता है प्रकाशिक संकेतों का पता लगाने के लिए। अब एक बार के लिए मैं पानी पी लेता हूं, आप सभी भी एक बार पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको भी पढ़ते हुए काफी समय हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैंने भी पानी पी लिया है, साथ के साथ पानी पीते रहिए करो, है ना। बाकी आपको कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना जरूर है, और अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुप में, सब जगह फैला देना है, क्योंकि टॉप से टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स अभी तक टिके हुए हैं वो इस क्लास से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को देखकर छोड़कर चले जाएंगे वो कंसेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। मैं तो हर टाइप का क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, चाहे डिफिकल्ट हो या इजी। अब देखिए सबसे पहले इस जाल को आसान बना लेते हैं। किस प्रकार बनाएंगे? तो यहां पर 2C और 2C दो संधारित्र जुड़े हुए हैं, इनको इस प्रकार जोड़ लेते हैं। यहां पर जोड़ दिया एक तो 2C, और एक यहां पर 2C यहां पर जुड़े हुए थे संधारित्र, जोड़ दिया। अब इसके समांतर क्रम में ये जोड़ रखा है, यहां पर 2C दे रखा है, ये जोड़ दिया इसके समांतर क्रम में। क्लियर हुआ? अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार आगे बढ़ाया। यहां क्या है? 3C जोड़ रखा है, तो ये लो 3C हो गया। क्लियर है? और यहां पर जो संधारित्र जोड़ रखा है वो भी 3C, ये लो यहां पर और जोड़ दिया है 3C। क्लियर हुआ? यहां पर आगे बढ़ाते हैं, यहां पर P बिंदु दे रखा है। अब आगे देखिए यहां पर 2C है ना, तो यहां पर भी 2C लिख दिया है, और यहां पर भी 2C लिख दिया है, ये वाला। आगे बढ़ाते हैं और इनको यहां पर Q बिंदु है। सबसे पहले इस जाल को हमने आसान कर लिया है। अब सोल्व करते हैं। ये दो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस प्रकार 3 दे रखे हो तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन जब समान संधारित्र जोड़ रखे हैं तो C तुल्य जब निकालना होता है तो क्या करते हो? C/N कर देते हो, C/N कर देते हो श्रेणी क्रम में। ये किस में करते हो? श्रेणी क्रम में। क्लियर है? C/N का मतलब है दो है धारिता C, और
n का मतलब कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं, 2 जुड़ रखे हैं, तो 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी इन दोनों को मिलाओगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब 1C और ये 2C ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो C तुल्य कैसे निकालते हो, C1 प्लस C2 डायरेक्ट जोड़ते हो। अब इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे इसको और इसको, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस पूरे को सोल्व करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इस पूरे पार्ट को, ये वाला पूरा भाग जब आपने सोल्व किया है, इसका मान कितना आया है, तो 2 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, 3C प्राप्त हुआ है। आपको कितना प्राप्त हुआ है 3C। अब ये क्या है, श्रेणी में है डायरेक्ट, 3C और 3C ये श्रेणी में है तो C/n लगा लो, C/n लगा लो, श्रेणी में है इसका मतलब C/n, C का मान है 3 और कितने संधारित्र जुड़ रखे हैं 3, 3 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है इस वाले पूरे भाग का मान कितना आया है, इस वाले पूरे पार्ट का मान आया 1। क्लियर है, इसका पूरा मान 1 आया है और यहां पर इन दोनों श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो C/n लगाओगे, 2/2 कितना हो जाएगा, इस वाले पार्ट का मान भी 1 आ जाएगा। अब देखो, ये वाला 1 और ये वाला 1 ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो 2 जिस ऑप्शन में है वही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक बार में जिसको समझ में नहीं आया है ना, क्योंकि इस स्क्रीन पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। पहले हमने उस लूप को आसान कर लिया। अब देखिए, अब सबसे पहले ऊपर वाले ये दोनों संधारित्र थे श्रेणी में, इन दोनों को क्या कर दिया, श्रेणी में जोड़ दिया है। क्लियर है, तो यहां पर दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया, आपको C प्राप्त हुआ। फिर क्या किया, फिर आपने इन दोनों को जो नीचे वाले संधारित्र थे उसके श्रेणी क्रम में, जो समांतर क्रम में जोड़ दिया है। क्लियर है, तो आपको 3C प्राप्त हुआ है। अब देखिए, उस वाले पूरे पार्ट का मान 3C प्राप्त हो गया। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो C प्राप्त हो जाएगा। और इसके समांतर क्रम में इन दोनों संधारित्र को जोड़ दिया है तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको 2C। क्लियर है, समझ में आएगा। बिल्कुल गजब का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको मैं स्किप नहीं कर सकता, केवल आपको खुश करने के लिए आसान क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा, हर टाइप को कवर करेंगे। जो बच्चे अभी तक भी टिके हुए हैं और लगातार वीडियो को देख रहे हैं, सच में उनमें जोश, जुनून और जज्बा है, मानना पड़ेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए, मैं ना क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेता हूं ताकि वही बच्चे टिक पाते हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं। अब देखना, अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान ले रखे हैं। अगले क्वेश्चन आप कहोगे तो मैं मात्र मतलब 10-12 मिनट में निपटारा कर देंगे। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और मूल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूला होता है R = ρl/A। अब R आपने क्या किया, लंबाई को क्या कर दिया, लंबाई को 2 गुना कर दिया, यानी कि 2l बट्टा क्षेत्रफल को कितना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, A/2 कर दिया। तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 गुणा ρl/A। अब ρl/A कितना है, ये है R, यानी कि प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। किस में दे रखा है, 4R, ऑप्शन C में दे रखा है। बिल्कुल आसान था, आसानी से फोड़ दिया ना। अब देखिए बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्या करते हैं, बाकी है वो शुरू में आसान क्वेश्चन करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स खुश हो जाए और कंप्लीट हो जाए काम, लेकिन पूरा वीडियो देख ले। मैं क्या करता हूं, जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टिके रहते हैं, जिनमें जुनून होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन से गुजरने का, वही लास्ट में इजी क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पैटर्न ऐसे रखता हूं, स्टार्टिंग में थोड़े कॉम्प्लेक्स या फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखता हूं, लेकिन आपको ना टाइप 1 भी नहीं छोड़ूंगा, हर टाइप को कवर करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्ट, आसान, सब लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब लेवल के क्वेश्चन करवाता हूं मैं। लंबाई L की 2 गुनी हो जाए,
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाए, आपने लंबाई को 12 कर दिया था, क्षेत्रफल आधा कर दिया था, तो देखो 4r हो जाएगा प्रतिरोध। क्लियर है, बिल्कुल आसान था, फोड़ दिया मेरे सिरों ने। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति किसके स्पष्ट होती है? ध्यान रखना, तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है? जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अब देखिए, अनुप्रस्थ प्रकृति का जो गुण बताता है ना, वो किस किस में होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ये किससे स्पष्ट होता है? तो ध्यान में रखना, ध्रुवण से स्पष्ट होता है। ध्रुवण ही बताता है प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है उनको स्पष्ट कौन करता है? ध्रुवण करता है। केवल और केवल सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। जो साउंड वेव्स होती है ध्वनि तरंगे, वो कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों को स्पष्ट कौन करता है? केवल ध्रुवण है, ध्रुवण करता है। स्पष्ट याद रख लोगे ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दे रखा है केवल सी, यही करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया आपको, और ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, टॉप से टॉप सॉल्यूशन। स्पष्टीकरण है कि व्यक्तिकरण, विवर्तन और परिक्षेपण की घटनाएं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें देखी जा सकती है, लेकिन ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों, अनुप्रस्थ तरंगे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे, ये अनुप्रस्थ होती है में ही संभव है। ध्यान रखना, ध्रुवण केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों को स्पष्टीकरण करता है। पॉइंट ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और यहां तक आपने वीडियो को देखा ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि जरूर वही स्टूडेंट यहां तक पहुंच पाएंगे जिनमें जोश, जुनून और जज्बा है कुछ कर दिखाने का। सल्यूट है आपको जो आपने यहां तक वीडियो को देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुंडली में विद्युत धारा के प्रेरण के लिए चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति उत्तरदायी है। बिल्कुल, मैंने बताया था ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि या तो चुंबक गति करे या फिर कुंडली गति करे, इनकी सापेक्ष गति जरूर होनी चाहिए, तभी आपके क्या होगी? विद्युत प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय अभिवाह एक सदिश राशि है। अरे कहां से आया? चुंबकीय अभिवाह का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जिसका मात्रक वेबर होता है, दूसरा मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, यह एक अदिश राशि होती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। सी, एक बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के समय परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो सी भी बिल्कुल करेक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये फेराडे का द्वितीय नियम, फेराडे का द्वितीय नियम हमने पढ़ा था। ध्यान रखना, फेराडे के नियम हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। डी, भंवर धाराएं ट्रेनों में चुंबकीय ब्रेकिंग प्रभाव का विरोध करती है। तो विरोध नहीं करती है, ये डी गलत हो जाएगा। ए, सी करेक्ट है। और ई देखिए, लेंज का नियम, पहले तो बताओ लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को स्पष्ट रूप से देता है। बिल्कुल, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और ये प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, उन सभी कारणों का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है। ए, सी और ई करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ए, सी और ई किस ऑप्शन में दे रखा था? डी ऑप्शन में दे रखा था। ये देखिए, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। पहला था कि फेराडे का कौन सा नियम है? तो फेराडे का प्रयोग है, जिसमें हमने पढ़ा था कि चुंबक या कुंडली एक तो गति करनी चाहिए, तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, इसने दे रखा था सदिश, जो कि गलत था। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। सी देखिए, फेराडे का द्वितीय नियम हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E इक्वल टू माइनस का डी फाई बटा डी टी। ऐसे भी लिख सकते हो n फेरों के लिए, E इक्वल टू माइनस का n डी फाई बटा डी टी। क्लियर है? समझ में आया? और फिर
डी था ये गलत था। क्यों? क्योंकि भंवर धाराएं क्या होती है? ट्रेनों के चुंबकीय ब्रेकिंग प्रभाव का विरोध करती है। ये गलत है, क्योंकि भंवर धाराएं चुंबकीय ब्रेकिंग में मदद या सहायता करती है, विरोध नहीं करती है। ई क्या था? लेंस का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवीयता को स्पष्ट रूप से देता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लेंस का नियम दिशा ही बताता है। ए सी ई करेक्ट हो जाएंगे। कैसे लगे ये क्वेश्चन? यदि टॉप क्वेश्चन लगे ना, ये क्वेश्चन इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया है और सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर भी दिया है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब, अपने भाई के लिए पूरा सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं कौन विद्यार्थी यहां तक पहुंचा है। जो विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन को देख रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी जरूर देना है। जो विद्यार्थी कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लगाकर और उसका आंसर लिखना है। मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। एक टीवी टावर की ऊंचाई 180 मीटर है। इस टावर से कितनी दूरी पर प्रसारण किया जा सकता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या है इतनी? तो देखिए कितनी दूरी तक प्रसारित किया जाता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। डी इज इक्वल टू कितना होता है? अंडर में 2RH। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर में 2RAH। आर का मान 6.4 × 10⁶ था। एच था 180 मीटर। जब वैल्यू रखकर सोल्व करते हो तो कितना प्राप्त होता है? 88 किलोमीटर। तो हमारा 88 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मेरे को पता चले आप कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आपको हर एक क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन तो 15 करवाए हैं, लेकिन इन 14-15 क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूं, तो आपके 60-70 कंसेप्ट क्लियर होते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहिए। मैं यही आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल आसान हो, आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। यदि मेहनत करोगे ना, आसानी से बिल्कुल सोल्व कर दोगे। थैंक यू।